हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यह वीडियो भी केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट 2 है। मैं सोचा कि एक ही वीडियो में पूरा केमिकल काइनेटिक्स कर दूं जेईई मेन और नीट के लिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि सारी जितने भी पॉइंट है सब डिस्कस करने पे ही आपको बहुत बेनिफिट हो सकता है, तो 2 वीडियो बनाना पड़ा। सेकंड वीडियो है, इससे मैं बता रहा हूं बेसिकली कि केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन वो करते कैसे हैं। केमिकल काइनेटिक्स का जो क्वेश्चन होता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, एक होता है डेटा वाला और दूसरा होता है ग्राफिकल। डेटा हैंडलिंग, डेटा पे बेस्ड क्वेश्चन आता है बहुत सारा। जैसे एक बहुत ही पॉपुलर और बहुत पुराना ट्रेंड है, इस तरह क्वेश्चन हमेशा एग्जाम्स में आते रहता है। अब यहाँ पे दिया हुआ A+B एरो साइन P में से कोई रिएक्शन है, यहाँ पर रिएक्टेंट A B और इनिशियल रेट दिया हुआ है। अब आपसे बोल रहा है कि इसके बेसिस पे इस रिएक्शन का ऑर्डर बताओ। तो सबसे पहले करते क्या है कि मान लेते हैं रेट ला एक्सप्रेशन इसका, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर m इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B का पावर n। मान लेंगे जनरल हम लोग रेट इसका। अब हमें m और n का वैल्यू निकालना है, तो इसको डेटा देख करके डायरेक्ट निकाल लेते हैं। एक तरीका यह भी होता है, जैसे आप सबको पुट करो, जैसे यहाँ पे दिया हुआ पहला डेटा उठाओ, रेट दे कंसंट्रेशन ऑफ A दिया हुआ 0.1 पुट करो, कंसंट्रेशन B दिया 0.2 पुट करो, रेट दिया हुआ इसको पुट करो। इस तरीका से तीनों डेटा को यूज करो, 3 इक्वेशन मिलेगा। और इसमें 3 अननोन है। अननोन क्या क्या है यहाँ पे, K अननोन है, M अननोन है, N अननोन है। 3 इक्वेशन से 3 इक्वेशन सॉल्व करके 3 अननोन आप कैलकुलेट कर लोगे और आंसर आ जाएगा। लेकिन वो लेंदी होगा, वो हम लोग तब यूज करते हैं जब हमारा डेटा डायरेक्टली कुछ नहीं बता पाता है। लेकिन मैक्सिमम केसेस में डेटा डायरेक्टली बताता है कैसे ऑर्डर निकलेगा। जैसे यहाँ पे आप देखो, A का कंसंट्रेशन 0.1, B का कंसंट्रेशन 0.2 एंड रेट हमारा जो है 0.05 है। B के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखा गया, कांस्टेंट है, लेकिन A के कंसंट्रेशन को दुगना किया गया, तो रेट भी दुगना हो गया। अगर A के कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स करने से रेट भी 2 टाइम्स हो गया। इसका मीनिंग क्या हुआ, रिएक्शन का जो हमारा रेट है वो A के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब हुआ पावर क्या होगा, 1 होगा। पावर 1 होगा, इसका मीनिंग हुआ कि M का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया, राइट। अब हम लोग N निकालना है हमें। अब आप पहला और तीसरा मींस फर्स्ट और थर्ड डेटा को आप देखो। A का कंसंट्रेशन 0.1 यहां भी है और 0.1 यहां भी है। इसका मीनिंग हुआ कि A के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखा गया, B के कंसंट्रेशन को हाफ कर दिया गया, 0.2 से 0.1 हो गया। A के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखा गया और B के कंसंट्रेशन को हाफ किया गया, तो रेट आपका सेम रह गया। इसका मीनिंग क्या हुआ कि B के कंसंट्रेशन में चेंज का हमारे रेट पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। एंड दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू दैट रिएक्टेंट विल बी 0। मींस किसी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के चेंज करने की वजह से अगर ऑर्डर मींस रेट चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब हुआ उस रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर रिएक्शन डिपेंड ही नहीं कर रहा है। और ये तभी होगा जब इसका पावर 1 0 हो जाएगा। n जब 0 हो जाएगा तो B यहां से गायब हो जाएगा एक्सप्रेशन से, रेट के एक्सप्रेशन से। रेट के एक्सप्रेशन में B रहेगा ही नहीं, इसका मतलब ऑर्डर क्या हो जाएगा, उसके रिस्पेक्ट में 0 होगा। मींस n का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। मींस ओवरऑल ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन m प्लस n मींस 1 हो गया, राइट। अब इसी तरह का ये तो पहले क्वेश्चन है, ये हमारा जेईई मेन 2024 का क्वेश्चन है। और ये केवल यही नहीं, ये नीट में भी आया था इस तरह क्वेश्चन। अब आप देखो यहाँ पे हमारे यहाँ पे दिया हुआ 2A+B एरो साइन C D दिया हुआ है, रिएक्शन है। और यहाँ पे एक डेटा दिया हुआ है, इस डेटा को यूज करके हमें निकालना है इस रिएक्शन का ऑर्डर। तो यहाँ भी सेम वही कहानी मान लेंगे, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A का पावर m कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B का पावर n। अब हमें यहाँ पे निकालना है ऑर्डर। तो देखो यहाँ पे हम लोग ऑर्डर बहुत सारा डेटा जो दिया रहता है अपने जरूरत के अकॉर्डिंग डेटा को यूज करते हैं, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। अब आप देखो एक्सपेरिमेंट 1 2 3 4 एक्सपेरिमेंट किया गया है, अलग अलग डेटा दिया हुआ है। मींस A का कंसंट्रेशन 0.1 मोलारिटी है, A का कंसंट्रेशन 0.1 मोलारिटी है, B का भी लिया गया 0.1, तो रेट का वैल्यू है 6 × 10⁻³ अब आप देखो यहाँ पे A के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखा गया 1 और 4th, फर्स्ट और 4th डेटा देखो, इसका 0.1 यहाँ भी 0.1 ही रह गया। मींस A के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखा गया, लेकिन सॉरी B के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखा गया, लेकिन A के कंसंट्रेशन को 4 टाइम्स किया गया। देख लो 0.1 0.4 हो गया, तो रेट कितना हो रहा है,
रेट भी 4 टाइम्स हो जा रहा है। 6 चौका 24, 6 4 जा 24, तो 10 का पावर -3 है, तो यहाँ पे एक डेसिमल इधर कर दिया गया, तो 10 का पावर -2 हो गया। मीन्स जब आपने ए बी के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखा और ए के कंसंट्रेशन को 4 टाइम्स किया तो रेट जो है वो भी 4 टाइम्स हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि ए के कंसंट्रेशन पे डायरेक्टली डिपेंड करता है हमारा रिएक्शन का रेट, एंड दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन दैट विथ रिस्पेक्ट टू दैट रिएक्टेंट इज 1। इसलिए n का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया हमारा। अब हमें निकालना n, तो देखो अब n निकालने के लिए मींस बी के रिस्पेक्ट ऑर्डर निकालने के लिए हमें देखना होगा कि कोई ऐसा है जहां पे ए के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखा गया है, तो है यहाँ पे देखो सेकेंड और थर्ड जो हमारा ऑब्जर्वेशन है उसको देखो, सेकेंड और थर्ड दोनों जगह ए के कंसंट्रेशन को 0.3 रखा गया, मींस ए के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखा गया, लेकिन बी के कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स किया गया, तो यहाँ पे रेट हमारा क्या हो गया, 4 टाइम्स हो गया। 7.2 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा 288, यहाँ 10 का पावर -2 है तो 10 का पावर -1 कर दिया, डेसिमल इधर पीछे कर दिया गया, मींस इसका ये 4 टाइम्स है, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका ये आ जाएगा। तो आप देख रहे हो कि रेट को जब हम लोग बी के कंसंट्रेशन को दुगना किए तो रेट 4 गुना हो गया, 4 टाइम्स हो गया, तो तभी पॉसिबल है जब ऑर्डर क्या हो उसके रिस्पेक्ट में 2 हो। इस तरीका से ऑर्डर निकाल लिया और ओवरऑल ऑर्डर हमारा यहाँ भी कितना हो गया, 3 हो गया। तो इस तरह क्वेश्चन रेगुलरली एग्जाम में आता है और आपको इसको समझना होगा, समझ के करना होगा। हमारे केमिकल काइनेटिक्स में जो क्वेश्चंस होता है मैक्सिमम क्वेश्चन 0 ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर का रहता है और उसके बाद सेकंड ऑर्डर का, उसके बाद हायर ऑर्डर का तो रिएक्शन बहुत कम होता है, तो क्वेश्चन बहुत कम रहता है। अब आपसे डेटा देकर ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसको बनाते कैसे हैं, 2 तरीका है। आप सबको पता है, मैं पढ़ाया हूं पहले वीडियो में भी कि हाफ लाइफ टाइम टी हाफ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट ए का पावर 1 माइनस n के। मैं बताया था कि n का वैल्यू अगर आप 0 लोगे तो हाफ लाइफ टाइम रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मींस अगर रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन अगर बढ़ाओगे तो उसका हाफ लाइफ टाइम भी बढ़ेगा, मींस दुगना करोगे तो हाफ लाइफ टाइम भी दुगना हो जाएगा, मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 0 ऑर्डर के लिए। फॉर 0 ऑर्डर फॉर n इक्वल टू 0 हाफ टी हाफ हमारा हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, n इज इक्वल टू 1 टी हाफ हमारा हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन फॉर n इज इक्वल टू 2 n2 रखोगे तो टी हाफ हमारा हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a का पावर -1 के, मींस ये नीचे आ गया, मींस हाफ लाइफ टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन के। मींस इस तरीका से आप देख रहे हो कि हाफ लाइफ टाइम अलग अलग रिएक्शन का अलग अलग हो रहा है और उससे हम लोग क्या कंक्लूजन निकालेंगे। तो क्लियर है, किसी केमिकल रिएक्शन का अगर हाफ लाइफ टाइम रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट हो गया, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, मींस पूरे रिएक्शन में हाफ लाइफ टाइम कांस्टेंट है, इसका मतलब हुआ कि वो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का होगा। जैसा कि यह रिएक्शन आप देखो, यहां पे रिएक्शन है 2x एरो साइन 3y प्लस 2z, यह दिया हुआ है। यहां हमसे कहा जा रहा है कि डेटा देकर कि आप ऑर्डर बताइए और फिर आप रेट कांस्टेंट निकालिए और आप बताइए t 75% मीन 75% इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, और लास्ट में पूछ रहा है टोटल प्रेशर व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ x इज 700 mmHg। जब x का पार्शियल प्रेशर 700 mmHg हो उस समय टोटल प्रेशर क्या होगा इस वेसल का जहां पे रिएक्शन हो रहा है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डेटा जो रहा था उसको चेक करके देखेंगे कि इस डेटा के बेसिस पे हाफ लाइफ टाइम का वैल्यू क्या आ रहा है। तो आप देख लो, हाफ लाइफ टाइम वह टाइम होता है जितना टाइम में 50% रिएक्टेंट हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप देखो इनिशियल प्रेशर जो भी रहता है वो हमारे रिएक्टेंट का ही रहता है, तो इनिशियल प्रेशर 800 है, वो 100 मिनट में 400 हो गया, मींस हाफ हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि जितना टाइम में हमारे रिएक्टेंट का 50% कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है हाफ लाइफ टाइम होता है, तो हाफ लाइफ टाइम यहाँ पे टी हाफ हमारा हो गया 100 मिनट, राइट। फिर अगला देखो, फिर 400 से 200 फिर हाफ होने में, आधा होने में कितना टाइम लगा, फिर 100 मिनट ही लगा।
इसका मीनिंग हुआ कि 100 मिनट हमारा जो हाफ लाइफ टाइम है इस रिएक्शन का कांस्टेंट हो गया। जब 800 से 400 हो रहा है तब भी 100 मिनट में हो रहा है, जब 400 से 200 हो रहा है तब भी 100 मिनट ही लग रहा है। इट मींस हाफ लाइफ टाइम ऑफ दिस रिएक्शन इज कांस्टेंट, सो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, राइट, कंफर्म्ड। अब जैसे ही पता चला कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, उसे क्लियर हो गया कि k का वैल्यू क्या होगा, 0.693 बाई टी हाफ। हाफ लाइफ टाइम 100 मिनट है, यहां रख देंगे, आंसर हो जाएगा 0.693 100 पर मिनट। आप सब याद रखना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को हम लोग उसके यूनिट से ही पकड़ लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट के यूनिट टाइम इनवर्स होता है, मींस मिनट इनवर्स या सेकंड इनवर्स। तीसरा पूछ रहा है T75%। कल ही मैं बताया था और लास्ट वीडियो में T75% का मतलब यह हुआ कि 2 हाफ लाइफ टाइम मींस 2 टी हाफ, इसका मतलब यह हुआ 200 मिनट हो जाएगा, राइट। इस तरीका से हम लोग कर लेंगे, ओके जी। इसके फोर्थ जो क्वेश्चन है उसको बताने से पहले मैं इधर वाला डेटा देख रहा हूं। इस क्वेश्चन को आप सब देखो, ये क्वेश्चन हमारा जेईई मेन 2024 का है और इस तरह क्वेश्चन इस बार 25 का फर्स्ट फेज में भी आया था और इस सेकंड फेज में भी आने वाला है कंफर्म, इसलिए ध्यान से देखो आप सब। इस बार याद दिया हुआ है कि डिकम्पोजिशन ऑफ ए गैस AB3 एट 25 डिग्री गिव्स फॉलोइंग डेटा दिया हुआ है। प्रेशर दिया हुआ है mm में, बोल रहा है कि प्रेशर जब 50 है उसमें रिलेटिव टी हाफ मींस अलग अलग इनिशियल कंसंट्रेशन पे टी हाफ का वैल्यू जो है अलग अलग है, वही दिया हुआ रिलेटिव टी हाफ। जब 50 है तो टी हाफ है 4, जब यह 100 है तो टी हाफ हो गया 2। इसका मतलब हुआ कि जब कंसंट्रेशन को मींस इनिशियल प्रेशर को हाफ किया गया, सॉरी दुगुना किया गया, 2 टाइम्स किया गया, तो जो हमारा रिलेटिव टी हाफ है मींस हाफ लाइफ टाइम है वो हाफ हो गया। मींस जब इनिशियल कंसंट्रेशन को दुगुना किया गया तो हाफ लाइफ टाइम हाफ हो गया, फिर दुगुना किया गया फिर हाफ हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, किसी को 2 टाइम्स करने पे अगर हाफ हो जाए, इसका मीनिंग हुआ कि उनके बीच में रिलेशन कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मींस यहाँ पे टी हाफ का जो वैल्यू है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और ये किसका रिलेशन होता है जी, ये होता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का रिलेशन। सो दिस इज द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, राइट। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। हाफ लाइफ टाइम अगर कांस्टेंट है तो फर्स्ट ऑर्डर है, हाफ लाइफ टाइम अगर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जीरो ऑर्डर है, अगर वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो सेकेंड ऑर्डर है। कंफर्म हो गया। अब यहां पे एक डेटा ऐसा भी रहता है जहां पे हाफ में आप देख करके उस डेटा को देख करके हाफ लाइफ टाइम नहीं पता कर सकते। जैसे यहां पे आप देखो इस क्वेश्चन को, यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन 1 है तो जीरो टाइम पे 1 है, जब टाइम 0.05 सेकंड मिनट हुआ तो कंसंट्रेशन 0.75 हो गया। मींस कंसंट्रेशन हमारा हाफ नहीं हुआ तो यहाँ टी हाफ नहीं निकाल सकते हैं डायरेक्टली। फिर जब हमारा टाइम 0.12 हुआ मिनट तो कंसंट्रेशन 0.4 हो गया। तो यहाँ पे इस डेटा से आप हाफ लाइफ टाइम नहीं निकाल सकते हो। और यहाँ पूछ रहा है कि ऑर्डर क्या होगा, तो आप यहाँ पर रेट निकालो। जब हाफ लाइफ टाइम आप नहीं निकाल सकते तो आप रेट निकालो रिएक्शन का। मींस इस इंटरवल में 0 से लेकर के 0.5 मिनट 0.05 मिनट तक जो इंटरवल है, इस इंटरवल में रेट निकालते हैं, क्योंकि हम लोग एवरेज रेट निकालते हैं तो इंटरवल में ही निकालते हैं। तो चेंज इन कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 0.75 और 1 है तो माइनस, फाइनल माइनस इनिशियल होता है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है इसलिए माइनस दे देते हैं। तो 0.75 माइनस 1 बाई ये हो गया हमारा 0.05, तो कितना आ जाएगा ये 0.25 बाई 0.05। कट कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 5 आ गया। अब हम लोग दूसरे इंटरवल में निकालेंगे रेट को। इस इंटरवल में आप रेट निकालिए। इस इंटरवल में जब रेट निकालिएगा आप रेट दूसरे वाले इंटरवल में, यहाँ पे इस सेकंड वाले इंटरवल में रेट निकालते हैं तो यहाँ कंसंट्रेशन कितना चेंज हो रहा है 0.75 माइनस 0.4 बाई टाइम कितना हो गया 0.12 माइनस 0.05, तो ऊपर हो जाएगा 0.35 और नीचे हो जाएगा 0.07, फिर कट के क्या आ गया 5 आ गया।
इसका मतलब यह हुआ कि इस डेटा से आप देख रहे हो कि रेट कांस्टेंट है, मींस फर्स्ट इंटरवल में भी रेट वही है और सेकेंड इंटरवल में रेट वही है। तो पूरी दुनिया में जितने भी हमारे केमिकल रिएक्शन होते हैं उसमें ओनली जीरो ऑर्डर ही एक ऐसा है जिसका रेट टाइम के साथ कांस्टेंट होता है, बाद बाकी सबका रेट टाइम के साथ चेंज होता है। इसलिए यह रिएक्शन हमारा जीरो ऑर्डर हो गया, मींस इस क्वेश्चन का आंसर होगा जीरो ऑर्डर, ऑर्डर हो जाएगा जीरो, राइट। इस तरीका से आप इसका रेट निकाल सकते हो। आपको देखना पड़ेगा कि डेटा में क्या दिया हुआ और हमें क्या निकालना है, तब आप प्रॉपर्ली और विद इस क्वेश्चन का जो फोर्थ वाला हमारा पार्ट है उसको मैं बता रहा हूं। टोटल प्रेशर व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स इज 700 mmHg। तो देखो ही इसके लिए हमें प्रॉपर इस तरह से लिखना होगा, एट टी इज इक्वल टू 0 पे रिएक्टेंट एक्स का प्रेशर है 800, प्रोडक्ट का होगा 0 क्योंकि जब टी 0 रहता है उस समय वेसल में ओनली रिएक्टेंट रहता है, प्रोडक्ट तो रहता नहीं है। अब एट टाइम टी टाइम पे मान लो इसका एक्स प्रेशर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि प्रेशर है तो एक्स नहीं पी मानेंगे। इसका पी प्रेशर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो इसका कितना बनेगा, इसका कितना प्रोड्यूस होगा। तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन बता रहा है कि इसका 2 मोल इसका 3 मोल प्रोड्यूस करता है, इसका 2 इसका 3 प्रोड्यूस करता है, तो इसका 1 कितना प्रोड्यूस करेगा, 3/2 करेगा। तो पी कितना करेगा, 3/2 पी करेगा। इसका 2 मोल इसका 2 मोल प्रोड्यूस करता है, तो इसका पी प्रेशर प्रोड्यूस करेगा। इस तरीका से मैं लिख दिया। अब हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जिस समय एक्स का पार्शियल प्रेशर 700 हो उस समय टोटल प्रेशर निकालो। तो पहले टोटल प्रेशर निकाल लेते हैं, पीटी से रिप्रेजेंट करते हैं टोटल प्रेशर पीटी इज इक्वल टू हो जाएगा 800 माइनस पी प्लस 3/2 पी प्लस पी, एपी से पी कैंसिल हो गया, पीटी हो गया 800 प्लस 3/2 पी। अब हमें पी निकालना है, पी निकल जाएगा तो आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए डेटा दिया हुआ है व्हेन px इज इक्वल टू 700, तो इसको इक्वल कर देंगे 800 माइनस पी इज इक्वल टू 700, तो p इज इक्वल टू हो गया 100, p 100 हो गया तो यहाँ पे pt कितना हो जाएगा, pt का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे 800 प्लस 3/200 मीन्स 50 हो गया और मीन्स 950 mm। ओके जी, इस तरीका से हम लोग क्वेश्चन इस तरह का बना सकते हैं। ग्राफिकल क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहली बात आप याद रखना आप सब कि कभी भी रेट कांस्टेंट जो होता है वो टाइम से चेंज नहीं होता, इसलिए कई बार एग्जाम में ऐसा आता है रेट कांस्टेंट लिख देगा के और इधर लिख देगा टाइम और ऐसे लिख देगा इस तरीका से इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा। कभी भी रेट कांस्टेंट टाइम से चेंज हो ही नहीं सकता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट कांस्टेंट होता है, याद रखना। तो अब यहाँ पे अगर ये हमारा रेट दिया हुआ है रेट और यहाँ दिया हुआ इनिशियल कंसंट्रेशन या ये भी लिखा हुआ है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा रेट किसके लिए जी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इस तरीका से इनिशियल कंसंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा रेट होगा। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, मींस फर्स्ट ऑर्डर। जीरो ऑर्डर के केस में होता क्या है कि हमारा रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है, मींस कंसंट्रेशन आप चेंज करो, इंक्रीज करो, डिक्रीज करो, रेट हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब अगर सेकेंड ऑर्डर की बात करते हो, सेकेंड ऑर्डर के केस में हमारे रिएक्शन का जो रेट होता है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, राइट। लेकिन अगर इस तरीके से दिया हुआ है कि रेट है या और a माइनस एक्स, तो अगर जीरो ऑर्डर अगर ये बात करोगे जीरो ऑर्डर के लिए तो रेट कांस्टेंट होगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन सेकेंड ऑर्डर के केस में होगा तो कर्व हो जाएगा। इस बार यह कर्व हो जाएगा इस तरीका से, मींस हमारा रेट a माइनस एक्स का जो वैल्यू होगा इस तरह से होगा, इंक्रीज होगा, लेकिन एक कर्व रहेगा इस बार, राइट। उसी तरीका से हाफ लाइफ टाइम पे भी क्वेश्चन आता है जनरली, ग्राफिकल हाफ लाइफ टाइम टी हाफ। अगर किसी रिएक्शन का टी हाफ, ये हाफ लाइफ टाइम है, टी हाफ है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, अगर इसे इंडिपेंडेंट है, हाफ लाइफ टाइम का वैल्यू फिक्स्ड है, तो
तो यह हमारा फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। लेकिन अगर हाफ लाइफ टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर हो गया, मतलब सॉरी हाफ लाइफ टाइम रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया तो ये हमारा जीरो ऑर्डर हो जाएगा। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया इस तरीका से तो ये हमारा हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर, राइट। तो इस तरीका से ग्राफिकल क्वेश्चन आता है। अब एक क्वेश्चन एक और मैं बताना चाहता हूं, डेटा अगर कई बार होता क्या है कि डेटा दे देता है और बोलता है कि रेट कांस्टेंट निकालो, तो कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर हमारा है तो हम लोग इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन देगा टाइम के साथ हमारा A0, A1, A2, A3 इस तरीका से, या 0, 1, 2 मीन्स ये हमारा 0 हुआ, 81 टाइम हुआ, 82 टाइम हुआ, 83 हुआ, इस तरीके से दिया रहेगा। हम लोगों को रेट कांस्टेंट निकालना होगा, हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, किसी भी टाइम पे निकाल सकते हैं। एट टाइम T1 अगर निकालना है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर हमारा है, तो रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू 2.303 बाई T टाइम T1 हो गया। अब लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन किसको बोलते हैं, जब T0 हो तो यहाँ इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ पे A0 है, और T1 टाइम पे क्या कंसंट्रेशन है, A1 है, तो A0 बाई A1 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट। लेकिन कई बार करता क्या है कि डेटा रिएक्टेंट का नहीं प्रोडक्ट का दे देता है। इस तरह से क्या से रिएक्शन हमारा रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट है, इसमें प्रोडक्ट का कंसेंट डेटा दिया हुआ है, इस तरह से दिया रहेगा। T1 टाइम पे A1, T2 पे A2 और T3 पे A3, इस तरीके से करते करते दे देगा T इंफिनिटी पे इंफिनिटी, और बोलेगा फिर रेट कांस्टेंट निकालो। इस बार कैसे निकालेंगे, तो यहां भी सेम कहानी। अब T जब इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट टाइम का मीनिंग क्या हुआ, इनफाइनाइट टाइम मींस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम लगता है, मींस 100% कंप्लीट तो कभी नहीं हो सकता है। लेकिन अगर टाइम टेंड्स टू इन्फिनिटी हो गया, इसका मीनिंग हुआ कि 100% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इनफाइनाइट टाइम पे जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन होता है वही हमारे रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन होता है। इसलिए इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट इनफाइनाइट टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट इनफाइनाइट टाइम हो गया। तो A0 हमारा क्या हो जाएगा, A इंफिनिटी हो जाएगा। फिर वही कहानी K इज इक्वल टू 2.303 T1 टाइम पे निकालते हैं, T1 लॉग A, तो इनिशियल कंसंट्रेशन जगह पे लिखेंगे A इंफिनिटी, और यहां लिखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T, तो T1 टाइम पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, तो A1 तो ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है, ये प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, जैसे हम लोग लिखते हैं हमारा जो फॉर्मूला होता है जनरल फॉर्मूला K इज इक्वल टू 2.303 बाई T लॉग A बाई A माइनस एक्स। तो यहाँ पे जो A माइनस एक्स रहता है, इसमें से A माइनस एक्स हमारा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T, लेकिन X क्या है, X है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम T। तो T1 टाइम पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन यहाँ पे A1 है, और हमारे रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, इन्फिनिटी है, यहाँ पे हो जाएगा A इंफिनिटी माइनस A1। इस तरीका से आप निकाल सकते हो, राइट। तो डेटा के बेसिस पे आप इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हो। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो फैक्टर जो किसी केमिकल के रेट को अफेक्ट करता है। इसमें सबसे पहला फैक्टर हमारा है कंसंट्रेशन, जिसका आप मीनिंग समझते हो, कंसंट्रेशन का इफेक्ट कैसे होगा, ऑर्डर के अकॉर्डिंग होगा। दूसरा है हमारा वो है कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट में हमारा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है थ्रू डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। कैटलिस्ट बेसिकली काम करता क्या है कि यह कैटलिस्ट हमारा कैटलिस्ट किसी केमिकल रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है। लेकिन कैटलिस्ट से पहले मैं डिस्कस कर दे रहा हूं टेम्परेचर,
क्योंकि इसके अंदर ही कैटलिस्ट आ जाएगा। टेम्परेचर, टेम्परेचर पे किस तरीके से डिपेंड करता है, ये बहुत जरूरी है। वेंटफ नाम के साइंटिस्ट ने वेंटफ ने टेम्परेचर डिपेंडेंसी रिएक्शन का चेक किया। उन्होंने देखा कि दुनिया का ऑल केमिकल रिएक्शन कोई भी हो, टेम्परेचर बढ़ाने पे उसका रेट बढ़ता है। फिर उन्होंने बताया कि ऐसा क्यों होता है, तो उन्होंने बताया कि टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्टिंग मोलिक्यूल्स का कोलिजन का रेट बढ़ता है, और कोलिजन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा रिएक्शन का रेट होगा, क्योंकि किसी केमिकल रिएक्शन का रेट मींस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, इस पे डिपेंड करता है कि कितना मोलिक्यूल्स आपस में कोलिजन करता है, कितना इफेक्टिव कोलिजन होता है। तो फिर उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन के टेम्परेचर को 10 डिग्री से इंक्रीज किया जाए, 10 केल्विन से इंक्रीज किया जाए, तो उस केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है, रेट कांस्टेंट होता है, वो अप्रॉक्स 2 टाइम्स हो जाता है। जैसे अगर मैं केटी से रिप्रेजेंट करूं रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर टी एंड के टी प्लस 10 से रिप्रेजेंट करूं रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर टी प्लस 10, तो वेंटफ के अकॉर्डिंग के टी प्लस 10 बाई के टी इज इक्वल टू 2 टाइम्स हो जाता है। हालांकि जनरली ये वैल्यू हमारा 2 to 3 टाइम्स के बीच में रहता है, बट कॉमन पे यही होता है, मैक्सिमम केस में रहता है हमारा, मींस 2 टाइम्स हो जाता है। इसका मतलब हुआ किसी केमिकल रिएक्शन के टेम्परेचर को अगर आप किसी केमिकल रिएक्शन के टेम्परेचर को आप 10 से इंक्रीज करोगे तो उसका रेट कांस्टेंट दुगुना हो जाएगा। दुगुना होने का मतलब क्या हुआ, कितना परसेंट हो जाएगा, कितना परसेंट इंक्रीमेंट होगा, तो 100% इंक्रीमेंट होता है। मींस टेम्परेचर, किसी केमिकल रिएक्शन के टेम्परेचर को 10 से इंक्रीज करने पे उस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट 100% इंक्रीज होता है। ओके जी, क्योंकि वो 2 टाइम्स हो जाता है। अब इसी को हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेट कांस्टेंट भी इसको कहा जाता है, टेम्परेचर ऑफ रेट कांस्टेंट भी कहा जाता है, रेट कांस्टेंट और रिएक्शन, राइट। और ये कितना होता है, कॉमनली 2 होता है, और एक्चुअल में सबका देखोगे तो 2 से लेकर 3 के बीच में लाइज करता है, बट मोस्ट कॉमन रिएक्शन केस में यह 2 टाइम्स हो जाता है। ओके, यह था वेंटफ का। लेकिन वेंटफ ने थ्योरेटिकली इसको बताया और प्रैक्टिकली बताया, लेकिन वो प्रॉपर वह इक्वेशन प्रोवाइड नहीं कर पाए जो आगे चलकर अर्हेनियस किए। तो अर्हेनियस इक्वेशन मींस अर्हेनियस ने प्रॉपर इक्वेशन दिया रिलेशन रेट कांस्टेंट टेम्परेचर के बीच में। वेंटफ ने डायरेक्टली बता दिया था, बट इन्होंने प्रॉपर इक्वेशन दिया। रेट कांस्टेंट k इज इक्वल टू ए टू द पावर e टू द पावर माइनस ए बाई आर टी, अर्हेनियस इक्वेशन है। इस अर्हेनियस इक्वेशन में कौन टर्म क्या है मैं लिख दिया हूं, k है रेट कांस्टेंट, हमारा E है एक्टिवेशन एनर्जी, T है टेम्परेचर केल्विन में, R है गैस कांस्टेंट, E है एक्सपोनेंशियल, और A कौन बोलते हैं, बहुत सारे इसका नेम है, याद रखना। A चूंकि एक्सपोनेंशियल से पहले है इसलिए इसका नेम होता है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। यह हमारे कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, इसलिए इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं। इसको चूंकि अर्हेनियस के इक्वेशन में इसमें बहुत सारे रिएक्शन के प्रॉपर्टीज को मेजर करते हैं, इसलिए बोलते हैं अर्हेनियस पैरामीटर है। और चूंकि अर्हेनियस इक्वेशन में है इसलिए अर्हेनियस कांस्टेंट भी इसको बोलते हैं। किसी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के लिए ए का वैल्यू कांस्टेंट होता है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, इसलिए इसको हम लोग पर्टिकुलर टेम्परेचर में क्या है, किसी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के लिए कांस्टेंट होता है, इसलिए इसको हम लोग अर्हेनियस कांस्टेंट भी बोलते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम में कई बार आता है कि जब टेम्परेचर वेरी लार्ज होगा, वेरी लार्ज टेम्परेचर का मतलब हुआ टेम्परेचर टेंड्स टू इन्फिनिटी, उस समय रेट कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा। जब टी टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो के इज इक्वल टू मैं कर दिया, यहाँ पे ई का पावर नेगेटिव है, एक इसको नीचे कर दिया तो पॉजिटिव पावर हो गया। जब टी टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा तो 1 बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ई का पावर 0 1 हो गया, मींस के का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीका से एट वेरी लार्ज टेम्परेचर किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट कांस्टेंट उसके अर्हेनियस कांस्टेंट के इक्वल हो जाता है। अर्हेनियस इक्वेशन को अगर लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसको लॉग लेना पड़ेगा, लॉग लेकर इस तरीके से लीनियर में कन्वर्ट कर दिया, ln k इज इक्वल टू हो जाएगा ln a माइनस ए बाई आर टी।
अगर ln को आप log में कन्वर्ट करोगे तो 2.33 से मल्टीप्लाई करना होगा, जो इस तरह से इक्वेशन हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। और आप देख रहे हो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन याद रखना, जब ln के यहाँ पे और यहाँ पे 1/t हो तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो हमारा होगा ही, स्लोप माइनस EA/R होगा। स्लोप निकालने के लिए इक्वेशन को हम लोग y = mx + c से कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करने पे m का वैल्यू कितना आएगा, -EA/R। लेकिन ध्यान रखना जब ये log हो, ln डायरेक्ट लिखा रहता है, अगर log लिखा हुआ है बेस कुछ नहीं है तो उसको हम लोग कॉमन log मानते हैं। तो जब log हो तो यहाँ पे स्लोप का वैल्यू होगा -EA/2.303R। इस पे रेगुलर क्वेश्चन आते रहता है और थोड़ा सा मिस्टेक करोगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ध्यान से देख करके करना होगा। अगला फैक्टर हमारा कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट क्या करता है जी, कैटलिस्ट किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है, राइट। पॉजिटिव कैटलिस्ट वह होता है जो किसी केमिकल रिएक्शन रेट को इंक्रीज करता है थ्रू डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है। ट्रांजिशन स्टेट जो हमारा रिएक्शन कर रहा है इसको स्टेबलाइज कर देता है और एक्टिवेशन एनर्जी घट जाता है और फिर रिएक्शन रेट फास्ट हो जाता है। निगेटिव कैटलिस्ट जस्ट उल्टा करता है, वो क्या करता है कि इन ट्रांजिशन स्टेट को डिस्टेबलाइज कर देता है, जिसकी वजह से एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाता है और हमारा रिएक्शन का रेट घट जाता है। इसको मैं यहाँ पे ग्राफिकली दिखा रहा हूँ। देखो जो ब्लैक आपको दिख रहा है ग्राफ है, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ग्राफ है, सेम इंडोथर्मिक में भी होगा। एक्सोथर्मिक कैसे पता चला, प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी अगर रिएक्टेंट से ज्यादा है तो एक्सोथर्मिक है, प्रोडक्ट का पोटेंशियल रिएक्टेंट से अगर कम है मींस एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये जो ब्लैक आपको दिख रहा है यह कैटलिस्ट के एब्सेंस के रिएक्शन का ग्राफ है। जब कैटलिस्ट यूज किया गया, निगेटिव कैटलिस्ट जब मैं यूज किया तो एक्टिवेशन एनर्जी इसने बढ़ा दिया, रेट से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं निगेटिव कैटलिस्ट वाला को, तो एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा दिया। देख लो अब एक्टिवेशन एनर्जी यहां से लेकर यहां तक हो जाएगी, ट्रांजिशन स्टेट ऊपर चला गया। जब हम लोग पॉजिटिव कैटलिस्ट की यूज किए, जब ग्रीन से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, उसने एक्टिवेशन एनर्जी को घटा दिया, तो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करेगा पॉजिटिव कैटलिस्ट, इसकी वजह से रेट बढ़ जाता है, और निगेटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी के वैल्यू को इंक्रीज करके रेट को डिक्रीज कर देता है। तो इस तरीका से ग्राफ आप देख रहे हो, नीचे शिफ्ट हो गया, ऊपर शिफ्ट हो गया, इस बात को ध्यान में आप रखना। एक और बात मैं बताना चाहता हूं, कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आज का रेगुलरली आ रहा है, क्वेश्चन दे देता है, उसमें रहता क्या है कि ग्राफ इस तरह से बहुत सारा उठा रहता है ऊपर नीचे, तो अगर मोर देन वन इस तरह का ग्राफ अगर हो क्वेश्चन में, मान लो ऐसे पोटेंशियल दिया हुआ है और ऐसे ग्राफ हो, इस तरीका से ऐसे करके इस तरह से दिया हो ग्राफ, और पूछे एक्टिवेशन एनर्जी कौन होगा, तो जो सबसे हाइट वाला रहता है, जिसका हाइट सबसे ज्यादा रहता है उसी वही रिप्रेजेंट करता है हमारे, वही रिप्रेजेंट करेगा किसको, वही रिप्रेजेंट करेगा एक्टिवेशन एनर्जी को। सबसे हाइट पे जो रहता है वही पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा, मींस वही रिप्रेजेंट करेगा एक्टिवेशन एनर्जी को, ये नहीं, ये रिप्रेजेंट करेगा सबसे हाई वाला, ओके। और दूसरी बात आप सबको मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर से बता दे रहा हूं, टू कंसेक्यूटिव ट्रांजिशन स्टेट के बीच में एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है, राइट। तो इन दोनों के बीच में यह इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, इन दोनों के बीच में यह इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। तो इस तरीका से भी क्वेश्चन एग्जाम में आते रहता है। अब रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन के बारे में पूछता है, एक्टिवेशन एनर्जी तो हो गया आपका, एक्टिवेशन अगर रिवर्सिबल केमिकल कोई रिएक्शन है तो उसके एक्टिवेशन एनर्जी और डेल्टा एच में रिलेशन पूछता है, मींस इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में। तो देखो बाबू, यह इंथैल्पी होता है, मींस प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है वह रिएक्शन का इंथैल्पी होता है, मींस इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। किसी कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को स्टेबलाइज डिस्टेबलाइज करके रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करता है, कैटलिस्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट को कुछ नहीं करता है, मींस कैटलिस्ट किसी केमिकल रिएक्शन के प्रोडक्ट को नहीं बदलता है, सो कैटलिस्ट डेल्टा एच को चेंज नहीं करेगा, माइंड इट। दूसरी बात यहां पे आइए, यह रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है, जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा तो यह रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है, तो यह ट्रांजिशन स्टेट और रिएक्टेंट के पोटेंशियल के डिफरेंस को एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। तो जो हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये हमारा बैकवर्ड रिएक्शन है, ये है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये बैकवर्ड, ये है फॉरवर्ड रिएक्शन फॉरवर्ड, और ये है बैकवर्ड रिएक्शन, राइट। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी यह है, EAF से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूं फॉर फॉरवर्ड, क्योंकि रिएक्टेंट है, ट्रांजिशन स्टेट है। लेकिन जब रिएक्शन बैकवर्ड होता है तो जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट बन जाता है, अब यह रिएक्टेंट हो गया,
और ए प्रोडक्ट हमारा हो गया। तो रिएक्टेंट और ट्रांजिशन स्टेट का और रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन का जो ट्रांजिशन स्टेट होता है कॉमन होता है, इसलिए मींस जो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ट्रांजिशन स्टेट है वही बैकवर्ड के लिए भी होगा। तब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के परसेंटेज का डिफरेंस होगा वह कहलाएगा हमारा ये प्रोडक्ट और ट्रांजिशन स्टेट के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो बोला जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये बैकवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी है और ये फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी है। मींस हमारा जो यह EAF है, EAF एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और EAB है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। राइट, तो यहां पे पूछता है रिलेशन डेल्टा एच में, तो याद रखना आप डेल्टा एच इज इक्वल टू होता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू यहां पे होगा एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। हमेशा याद रखना आप सब फॉरवर्ड रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी से ही बैकवर्ड रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी को माइनस करते हैं, तभी हमारा डेल्टा एच आता है। एक डेल्टा एच का फॉर्मूला यह है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। दूसरा डेल्टा एच का फॉर्मूला जो एक्टिवेशन एनर्जी के टर्म्स में होता है वो होता है फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड। अब आप बोलोगे सर फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड देखो यहाँ पे छोटा है, बैकवर्ड की वैल्यू ज्यादा है, तो फॉरवर्ड से बैकवर्ड माइनस करो तो निगेटिव आएगा। और ऐसे भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का डेल्टा एच क्या होता है, निगेटिव होता है, इसलिए करेक्ट है यह। यहाँ पे आइए, जब हमारा रिएक्शन इंडोथर्मिक होगा, ये हमारा इंडोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि इंडोथर्मिक रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है रिएक्टेंट से लेस स्टेबल होता है, इंडोथर्मिक है हमारा इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में वही होगा, यहाँ पे जो हमारा EAB होगा उसका वैल्यू EAF से EA वैल्यू यह है और EF यह है, यहां से लेकर यहां तक। मींस जब रिएक्शन इंडोथर्मिक होगा तो EA का वैल्यू EAF से कम होगा, लेकिन जब रिएक्शन हमारा एक्सोथर्मिक होगा तो देख लो आप EAB का वैल्यू EAF से ज्यादा होगा। मींस यहाँ पे EAB का वैल्यू EAF से ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे EAB का वैल्यू EAF से कम है। यहाँ भी सेम कहानी, यहाँ पे डेल्टा एच इज इक्वल टू होगा EAF माइनस EAB। ऑलवेज याद रखना इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन एक स्पेशल टाइप का रिएक्शन होता है, इस पे भी क्वेश्चन एग्जाम्स में आते रहता है। अगर इसको आप नहीं जानते हो तो नहीं बना पाओगे। देखो क्या होता है, ये कोई फोटोकेमिकल रिएक्शन है जहां पे रिएक्टेंट AB प्रोडक्ट AB स्ट्रिक फॉर्म कर रहा है hν एनर्जी ऑब्जर्व करके। अब फोटोकेमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसका कंसंट्रेशन C है, इसके ऊपर जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है उसका इंटेंसिटी है I0। यह हमारा सब रिएक्टेंट जो रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है उसका इंटेंसिटी है I एब्जॉर्ब, मींस इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब रेडिएशन, और फिर ये रेडिएशन बाहर निकल रहा है। अब फोटोकेमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है, रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब रेडिएशन। मींस हमारा कम रिएक्टेंट कितना एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है उस पर रिएक्शन डिपेंड करता है, तो इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब रेडिएशन पे डिपेंड करता है। व्हाट इज इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ, एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। मींस पर सेकेंड कोई सब्सटेंस जितना एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है वो उसके लिए इंटेंसिटी होगा, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब रेडिएशन होगा, तो इसी पे डिपेंड करता है। लेकिन इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब रेडिएशन जो होता है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक इंसिडेंट रेडिएशन के इंटेंसिटी पे और दूसरा कंसंट्रेशन पे। अगर इंसिडेंट रेडिएशन का इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगा, मींस पर सेकेंड बहुत ज्यादा एनर्जी अगर इंसिडेंट हो रहा है, फॉल हो रहा है रिएक्टेंट के ऊपर, तब भी इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब रेडिएशन हाई होगा, और जब हमारे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हाई होगा तब भी हाई होगा। तो आप याद रखना इस बात को, इस पे रेगुलरली एग्जाम में क्वेश्चन आता है। लेकिन यही बात याद रखना, फोटोकेमिकल रिएक्शन रेट हमेशा एब्जॉर्ब रेडिएशन की इंटेंसिटी पे ही डिपेंड करता है। देखो जी, कोलिजन थ्योरी है,
जो हमारे केमिकल रिएक्शन के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करता है, कैसे कोई केमिकल रिएक्शन होता है। कोलिजन थ्योरी का मानना यह है कि रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स का जो कोलिजन होता है वही रिस्पॉन्सिबल है रिएक्शन क्रिएट के लिए। मींस रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स आपस में कोलिजन करते हैं, उस कोलिजन से उनका फॉर्मर बॉन्ड ब्रेक होता है और न्यू बॉन्ड फॉर्म होता है, राइट। कोलिजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल रिएक्शन और प्रोडक्ट फॉर्मेशन। अब कोलिजन के को बोला गया कि नहीं, इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए। इफेक्टिव कोलिजन उसको बोलते हैं जिस कोलिजन से प्रोडक्ट फॉर्म कर सके। वेसल में रखे रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स के बीच में बहुत सारा कोलिजन होता है, सभी कोलिजन से प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है। जिस कोलिजन से प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसी कोलिजन को इफेक्टिव कोलिजन बोलते हैं, और रिएक्शन रेट उस इफेक्टिव कोलिजन पे डिपेंड करता है। अब इफेक्टिव कोलिजन किस पे डिपेंड करता है? तो इफेक्टिव कोलिजन दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक होता है एनर्जी फैक्टर, और दूसरा हमारा होता है ओरिएंटेशन फैक्टर। दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, एनर्जी और ओरिएंटेशन फैक्टर। मींस कोलिजन इफेक्ट को इफेक्टिव करने के लिए रिएक्टिंग मोलिक्यूल के पास जो हमारा कोलाइडिंग जो मोलिक्यूल्स होते हैं, जो कोलिजन करता है, उसके पास एक मिनिमम एनर्जी होना चाहिए। जैसे मान लो आप दीवार में जाकर सर मार रहे हो, तो अगर सर फूट गया तो मतलब कोलिजन आपका इफेक्टिव हो गया, नहीं फूटा तो इफेक्टिव नहीं हुआ। तो सर फोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत तेजी से हाई एनर्जी जाके, हाई वेलोसिटी जाकर दीवार में टकराना होगा। सेम कहानी यहां भी है। रिएक्टिंग मोलिक्यूल के पास एक मिनिमम एनर्जी होना चाहिए जिसको थ्रेशोल्ड एनर्जी बोला जाता है। अगर वह एनर्जी मोलिक्यूल के पास नहीं होगा तो वह मोलिक्यूल के कोलिजन से प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। मींस उस मोलिक्यूल को, उस कोलिजन को इफेक्टिव कोलिजन नहीं बोलेंगे। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या हुआ? वह मिनिमम एनर्जी हुआ जिस मिनिमम एनर्जी को रखने वाले मोलिक्यूल क्या कर सकते हैं? इफेक्टिव कोलिजन प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब थ्रेशोल्ड का मतलब होता है बाउंड्री। अब थ्रेशोल्ड एनर्जी को मैथमेटिकली मैं शो कर रहा हूं। ग्राफ देखो, यहां पे रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, ट्रांजिशन स्टेट है, एक्टिवेशन एनर्जी है। जब कोई रिएक्टेंट एक्टिवेशन एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेता है तो उसका जो टोटल एनर्जी होता है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो जाता है। देख लो यहाँ पे थ्रेशोल्ड एनर्जी किसके इक्वल हुआ? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। मींस आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ मोलिक्यूल बिकम्स थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो जाता है। हाँ, रिएक्ट मींस कोलिजन को इफेक्टिव बनाने के लिए रिएक्टिंग मोलिक्यूल के पास कम से कम थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल एनर्जी होना चाहिए। उससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम उतना होना चाहिए। अब टी टेम्परेचर पे आपको तो पता है टेम्परेचर बढ़ने से रिएक्टिंग मोलिक्यूल को एनर्जी बढ़ जाता है, मिल जाता है। तो टी टेम्परेचर पे हमारे भेजल में जितने भी रिएक्टिंग मोलिक्यूल्स हैं उसमें से कितने मोलिक्यूल्स, कितने फ्रैक्शन के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी रहता है, उसका ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है। साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट्स करके बताया, आपको डायरेक्टली याद रखना है। फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स व्हिच हैव थ्रेशोल्ड एनर्जी एट टेम्परेचर टी। टी टेम्परेचर पे जितने भी मोलिक्यूल्स है उसके कितना फ्रैक्शन के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी है। फ्रैक्शन का मतलब है, इसे मान लो हमारा एन कैपिटल एन है, टोटल मोलिक्यूल्स, टोटल रिएक्टिंग मोलिक्यूल्स हमारा कैपिटल एन है, और एन वो मोलिक्यूल इसके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी है। मोलिक्यूल्स which have threshold energy, राइट। तो फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स which have threshold energy कितना हो जाएगा? मींस जिसका फ्रैक्शन निकालना है तो उसको ऊपर रखते हैं, टोटल से डिवाइड करते हैं, तो कैपिटल स्मॉल एन बाई कैपिटल एन इज इक्वल टू होगा e टू द पावर माइनस EA बाई RT, राइट। तो आप याद रखना इसको। अब एनर्जी हो गया, मीन जिसके पास कम से कम थ्रेशोल्ड एनर्जी होगा वो एक इफेक्टिव कोलिजन प्रोड्यूस कर सकता है। अब दूसरा फैक्टर ओरिएंटेशन का है, मीन सही डायरेक्शन होना चाहिए। रिएक्टेंट मोलिक्यूल का अगर कोलिजन का डायरेक्शन अगर सही नहीं है तो इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा, जिसको हम लोग ओरिएंटेशन फैक्टर बोलते हैं, और स्टैटिक फैक्टर भी कहा जाता है। जैसे मान लो जाकर के दीवार पे सर टकराना ही है, तो अगर इस तरीका से कोई टकराएगा ऐसे मतलब हॉरिजॉन्टली, तो सर फटने का चांस कम होगा, लेकिन अगर ऐसे डायरेक्ट जाकर उसके ऊपर मारेगा तो फटने का चांस ज्यादा रहता है सर। ये तो इस रिएक्टिंग मोलिक्यूल का जो डायरेक्शन ओरिएंटेशन है वो भी मायने रखता है। दोनों फैक्टर पे हमारा डिपेंड करता है रिएक्शन का रेट। अगर दोनों फैक्टर प्रॉपर होगा तभी हमारे मोलिक्यूल का कोलिजन इफेक्टिव होगा। देखो जी, कोलिजन थ्योरी बेस्ट एक्सप्लेन करता है हमारे बाई मोलिकुलर केमिकल रिएक्शन को।
हालांकि कोलिजन थ्योरी का बहुत सारा डिमेरिट भी है। कोलिजन थ्योरी मानता है कि जो मोलेकुल हमारा रिजिड होता है, स्फेरिकल रिजिड होता है, जो कि पूरी तरह सही नहीं है। मोलेकुल जब कोलिजन करता है तो उनमें कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होता है, ऐसा मानता है सब, जो कि प्रोपर नहीं है। बट फिर भी कोलिजन थ्योरी भी हमारे पास है, जिससे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं रिएक्शन को और उसके मतलब मैकेनिज्म को। तो कोलिजन थ्योरी सबसे ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करता है बायोमोलिकुलर केमिकल रिएक्शन को। इस बायोमोलिकुलर केमिकल रिएक्शन के लिए मैं कोलिजन थ्योरी के बेसिस पे इसका रेट का इक्वेशन लिखा हूं। रेट इज इक्वल टू, रेट किसके इक्वल होगा? तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी का। जितना ज्यादा कोलिजन फ्रीक्वेंसी होगा, मींस पर सेकंड जितना ज्यादा रिएक्टिंग मोलेकुल का कोलिजन होगा, रेट उतना ही ज्यादा होगा। जेड एबी से रिप्रेजेंट करा हुआ है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। लेकिन केवल कोलिजन फ्रीक्वेंसी से नहीं होगा, कोलिजन को इफेक्टिव कोलिजन फ्रीक्वेंसी से रिएक्शन का रेट आपका कनेक्टेड रहता है। तो कोलिजन को इफेक्टिव बनाने के लिए दोनों एनर्जी फैक्टर, इससे मैं मल्टीप्लाई कर दिया e⁻A/RT से, जैसे मल्टीप्लाई किया, अब जितने भी मोलेकुल कोलिजन कर रहे हैं उन सबके पास आ गया थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब P होता है ओरिएंटेशन फैक्टर, जिसको हम लोग स्टैटिक फैक्टर भी बोलते हैं, स्टैटिक फैक्टर और ओरिएंटेशन फैक्टर, राइट। तो ये दोनों से P से और e⁻A/RT से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ये जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी था क्या बन गया? इफेक्टिव कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और इस तरीका से हमारे रिएक्शन के रेट को पूरी तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है। आप गौर करो, इस तरह का रिएक्शन आप पढ़े हो अरहेनियस इक्वेशन में। आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा रेट यहाँ पे रेट कांस्टेंट लगभग एक ही जैसा है। e⁻A/RT यहाँ भी और यहाँ भी है। यहाँ पे A है और यहाँ पे इसके बगल क्या है? ZA है, मीन्स, और साथ में P भी है। ये फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, इसीलिए हम लोग अरहेनियस कांस्टेंट को फ्रीक्वेंसी फैक्टर ही बोलते हैं, क्योंकि ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, राइट। अब एक केमिकल काइनेटिक्स में पॉपुलर क्वेश्चन आते रहता है, वो होता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये क्या होता है? मींस सूडो का मतलब होता है जो करेक्ट नहीं है, छद्म नहीं, छद्म मींस नॉट रियल, नॉट एग्जैक्ट। हम लोग, जैसे मैं आपको बताया हूं कि ऑर्डर किसी केमिकल रिएक्शन का एक्सपेरिमेंटल फैक्ट होता है, जबकि मोलेकुलरिटी थ्योरेटिकल होता है। तो मोलेकुलरिटी को आप चेंज नहीं कर सकते हो। रिएक्शन के अंदर जितना रिएक्टेंट मोलेकुल होगा वो मोलेकुलरिटी को रिप्रेजेंट करेगा एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में। लेकिन ऑर्डर को आप बदल सकते हो, आप एक्सपेरिमेंट के कंडीशन में चेंज करके आप ऑर्डर को चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर है, ईस्टर के हाइड्रोलाइसिस में ईस्टर के साथ साथ हम वाटर लेते हैं। वाटर को जब एक्सेस ले लेते हैं तो रिएक्शन का रेट हमारा टोटली डिपेंड करने लगता है किस पे? ईस्टर पे। ऐसे भी कहीं भी किसी केमिकल रिएक्शन में किसी एक रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को लार्ज एक्सेस ले लोगे, बहुत ज्यादा ले लोगे, तो उस रिएक्शन के कंसंट्रेशन पे रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं करेगा, उससे इंडिपेंडेंट हो जाएगा। जैसे मान लो हम लोग घर में शरबत बनाना है, गर्मी का दिन है, शरबत बनाना है, तो गेस्ट आते हैं, शरबत बनाने के लिए दो चीज चाहिए मेन, एक चीनी और दूसरा पानी। हम लोग यहाँ पानी की तो कोई कमी नहीं है। गेस्ट अगर बहुत सारा आ गया तो आपके घर में कितना शरबत बनेगा कौन डिसाइड करेगा? चीनी की पानी? पक्का चीनी करेगा, क्योंकि पानी की तो कमी है नहीं, पूरा ऊपर टंकी भरा हुआ है, नीचे आपका हैंडपंप है, जितना चलाओ उतना पानी आपके पास आ जाएगा। तो शरबत कितना बनेगा वो डिसाइड करेगा शुगर। आपके घर में जितना 1 किलो शुगर होगा उसके अकॉर्डिंग, 2 किलो होगा उसके अकॉर्डिंग बनेगा। लेकिन शरबत बनाने में पानी शुगर दोनों का जरूरत है, लेकिन चूंकि एक कंपोनेंट वाटर एक्सेस हो गया इसलिए उस पर डिपेंडेंसी खत्म हो गया, तो इस तरह से हमारा जो रिएक्शन है उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जनरली सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन रहता है, लेकिन वो फर्स्ट जैसा बिहेव करता है, क्योंकि एक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लार्ज एक्सेस ले लेते हैं हम लोग, तो उस पर रिएक्शन रेट डिपेंड नहीं करता है। तो उसको हटा दोगे तो ऑर्डर 2 के बदले क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जैसे हमारा ये ईस्टर है, वाटर से रिएक्शन कराओगे, हाइड्रोलाइसिस होगा, एसिड के प्रेजेंस में होता है, ये एसिड बनता है और अल्कोहल बन जाता है। अब वर्ड यहाँ पे ऐसे रेट लिखोगे तो रेट हमारा रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ ईस्टर एंड कंसंट्रेशन वाटर दोनों पे डिपेंड करेगा। ऑर्डर हमारा 2 होना चाहिए, 1 + 1 2। लेकिन होता क्या है, जब हम लोग वाटर पे एक्सेस ले लेते हैं तो इसके कंसंट्रेशन पे रिएक्शन रेट डिपेंड ही नहीं करता है। तो जिस रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से रिएक्शन रेट इंडिपेंडेंट हो गया, मतलब उसके रिस्पेक्ट ऑर्डर 0 हो गया। तो इसके रिस्पेक्ट इस पे और डिपेंड ही नहीं करेगा, किसी पे डिपेंड करेगा? ओनली ईस्टर पे डिपेंड करेगा। तो ओनली जब ईस्टर पे डिपेंड करेगा तो ईस्टर के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या हो जाएगा? हमारा 1 हो जाता है। तो यह
ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस एसिडिक मीडियम में एक्चुअल में एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, बट एक रिएक्टेंट के वाटर के कंसंट्रेशन को एक्सेस लेने की वजह से रिएक्शन बिहेव करने लगता है फर्स्ट ऑर्डर जैसा, इसलिए सच रिएक्शन इज कॉल्ड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, नॉट एग्जैक्ट फर्स्ट ऑर्डर। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर है सेकंड ऑर्डर का, लेकिन फर्स्ट जैसा बिहेव कर रहा है, एक ही रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। सेम है हमारा हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर भी, शुगर भी, शुगर का भी हाइड्रोलाइसिस में हम लोग वाटर एक्सेस ले लेते हैं, तो रिएक्शन का जो रेट होता है वो शुगर के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, वाटर से इंडिपेंडेंट हो जाता है और रिएक्शन बिहेव करने लगता है फर्स्ट ऑर्डर जैसा। ओके, तो इस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके जी, तो इस तरीका से यह हमारा केमिकल काइनेटिक्स का सेकंड वीडियो था जो खत्म हो रहा है। लेकिन एक टॉपिक होता है आजकल सिक्वेंशियल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इस पे क्वेश्चन आ रहा है, इसको तुरंत मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा बता रहा हूं। इस पे क्वेश्चन पिछले साल भी आया और इस साल भी आया था। अगर कहीं पे मोर देन वन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वो मल्टीपल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पैरेलल भी हो सकता है और सीरीज में भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे कई बार रिएक्टेंट इस तरह का होता है, एक ही रिएक्टेंट मोर देन वन प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, जैसे ए हमारा बी भी प्रोड्यूस कर रहा है और सी प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन दोनों को प्रोड्यूस करने का रेट कांस्टेंट अलग अलग है। ए जब बी को प्रोड्यूस करता है तो उसका रेट कांस्टेंट K1 है और ए जब सी को प्रोड्यूस करता है रेट कांस्टेंट K2 है। इस तरह के क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता है कि बताओ कि प्रोडक्ट जो हमारा है वो कौन कितना परसेंट फॉर्म होता है। कॉमनली क्वेश्चन नहीं होता है, ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चन इस पे आता है जेई एडवांस में, जेई मेन और नीट में ऐसा डेप्थ में नहीं आता है, इसलिए मैं उतना ही बता रहा हूं जितना जरूरत है जेई मेन के लिए और नीट के लिए। एडवांस के लिए इस टॉपिक पे अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा और उसको डाल दूंगा। तो देखो जी, सबसे बड़ी बात यह है कि बी और सी ए के ही से फॉर्म हो रहा है, तो बी मींस ए के कन्वर्शन का जो रेट होगा वो किसके इक्वल होगा, मींस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी प्लस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, क्योंकि ए ही तुम्हारा बी में भी कन्वर्ट हो रहा है सी में भी कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए बी और सी के फॉर्मेशन का जो रेट होगा मींस रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी एंड सी विल बी इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, राइट। अब यहां डायरेक्ट आपको याद रखना है कंसंट्रेशन बी, बी के कंसंट्रेशन निकालना अगर है परसेंटेज, तो बी के रेट कांस्टेंट को ऊपर रखो, टोटल रेट कांस्टेंट डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई करो। सी के रेट, सी के कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करना है कितना परसेंट सी फॉर्म हो रहा है, तो सी के जो हमारा रेट कांस्टेंट K2 है इसको ऊपर रखो और टोटल रेट कांस्टेंट डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, हो गया आंसर, काम खत्म। इससे ज्यादा नहीं जानना है आपको भी। अब आप आइए सक्सेसिव और सीरीज में। इसे यहां पे हमारा ए बी में कन्वर्ट हो रहा है और फिर बी सी में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस तरह के इसको हम लोग बोलते हैं सीरीज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहां पूछा जाता है कि बी का मैक्सिमम कंसंट्रेशन किस टाइम पे होगा, तो सबसे पहले तो रेट ऑफ फॉर्मेशन, अब देखिए रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी हमारा जिसको डी बाई डी टी बोलते हैं किसके इक्वल होगा, तो हमारा बी फॉर्म हो रहा है फर्स्ट रिएक्शन से और बी हमारा डिसेपियर हो रहा है सेकंड रिएक्शन में, तो नेट फॉर्मेशन कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे, रेट ऑफ कन्वर्शन ऑफ ए टू बी माइनस रेट ऑफ कन्वर्शन ऑफ बी टू सी, मींस मान लो हमारा ए बी में कन्वर्ट हो रहा है पर सेकंड 2 मोल और बी सी में कन्वर्ट हो जा रहा है पर सेकंड 1 मोल, तो नेट बी फॉर्म कितना हो रहा है 1 मोल, मींस ए का बी में कन्वर्शन का जो रेट है उसमें से बी से सी में कन्वर्शन का जो रेट है वो माइनस कर देंगे, मींस ए हमारा पर सेकंड 2 मोल बी प्रोड्यूस कर रहा है, मींस बी पर सेकंड 2 मोल फॉर्म हो रहा है और बी पर सेकंड 1 मोल खत्म हो रहा है, तो नेट कितना फॉर्म हो रहा है 1, तो वही मैं किया, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इज इक्वल टू हो गया रेट ऑफ कन्वर्शन ऑफ ए टू बी माइनस रेट ऑफ कन्वर्शन ऑफ बी टू सी, तो रेट ऑफ कन्वर्शन ऑफ ए टू बी कितना होगा, मींस बी के फॉर्मेशन का रेट तुम्हारा क्या होगा K1 इंटू ए, क्योंकि आपको पता है किसी केमिकल रिएक्शन जो रेट होता है और रिएक्शन का रेट कांस्टेंट और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, तो ये सब जितने भी हमारा सिंपल रिएक्शन होता है सबको एलिमेंट्री रिएक्शन मानते हैं हम लोग। उसी तरीका से बी का सी में कन्वर्शन का रेट क्या होगा K2 इंटू बी कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब हमारे डीवी बाई डी टी हो गया। अब मैक्सिमम कहां कब होगा इसके लिए पूरा डेरिवेशन होता है जो मैं अलग से जो वीडियो बनाऊंगा उसमें सब कुछ रहेगा, लेकिन अभी आपको जेई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही याद रखना है। टी मैक्स किसको बोलते हैं, टी मैक्स वह टाइम है जिस टाइम पे बी का कंसंट्रेशन मैक्सिमम होता है और टी मैक्स का वैल्यू होता है ln K1 माइनस K2 इंटू ln K1 बाई K2। याद रखना अगर यहां K1 बाई K2 है तो यहां भी तुम्हारा K1 माइनस K2 ही होगा।
अगर यहाँ K2 बाई K1 होगा तो यहाँ पे K2 माइनस K1 हो जाएगा। मीन्स जो यहाँ पे रहेगा सो यहीं पे रहेगा। मीन्स यहाँ पे तो K1 बाई K2 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको तो ऐसे भी आप लिख सकते हो आप सब, T max इज इक्वल टू ln K1 माइनस K2 और ln K1 माइनस ln K2 ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, यही फॉर्म बहुत पॉपुलर है, तो कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। K1 माइनस K2, यहाँ K1 बाई K2 तो यहाँ भी हो जाएगा K1 माइनस K2। तो इस तरीका से यह सीक्वेंशियल फर्स्ट ऑर्डर पे क्वेश्चन जेईई मेन 2024 में आया भी है। तो देखो जी, यह जेईई मेन 24 का क्वेश्चन है। ए से बी रेट कांस्टेंट K1, बी से सी रेट कांस्टेंट K2। If rate of formation of B is set to 0, then the concentration of B is given by, B का कंसेंट्रेशन कितना होगा? तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B बोल रहा है 0 होगा, तो dB by dt निकालो पहले। dB by dt क्या होगा? K1 कंसेंट्रेशन ऑफ A माइनस K2 कंसेंट्रेशन ऑफ B। क्यों होगा आप समझ रहे हो? ये हुआ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B और ये हुआ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B। तो अब बोल रहा है कि ये 0 है तो 0 कर दो, तो 0 इज इक्वल टू K2 B इज इक्वल टू हो जाएगा K1 A, तो कंसंट्रेशन ऑफ B इज इक्वल टू हो गया K1 बाई K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A। तो यही हमारा आंसर होगा। ओके जी, तो इस तरीका से केमिकल काइनेटिक्स का दोनों वीडियो कंप्लीट हो गया, दोनों को देख लोगे तो मुझे नहीं लगता कि जेईई मेन का कोई क्वेश्चन आपसे छूटने वाला है और नीट का। ओके, थैंक यू।